कि एजुकेशन है जो हमारे अंदर ऑलरेडी जो निहित ज्ञान उसको ही इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करना एजुकेशन है ना। सीखने और सिखाने को बोला या अंदर के ज्ञान को बाहर आगे बढ़ाना और आगे करना, तो इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उसके साथ कनेक्ट करना ही क्या है, शिक्षा है, एजुकेशन है। एजुकेटम सबसे बड़ा लैटिन भाषा का शब्द है, ई प्लस ड्यूको है। ई का मतलब अंदर से, ड्यूको मतलब आगे बढ़ाना। और एजुकेशन तब मानी जाएगी जब आपके व्यवहार में, है ना, सुधार हो या परिवर्तन हो जाए। अगर आपके व्यवहार में एक लेवल का परिवर्तन नहीं हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है, तो वो एजुकेशन नहीं है। ठीक। उसके बाद हमने देखा एजुकेशन का एक संकीर्ण अर्थ देखा था नेहरू में, तो लिखना पढ़ना कैलकुलेट करना। जबकि अगर वाइड टर्म में देखें तो चार है चाहते हैं गांधी जी के, कि भावनात्मक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, है ना, क्रियात्मक विकास होना चाहिए और मानसिक विकास होना चाहिए। जब ये सारे होते हैं तो वो एजुकेशन है। एजुकेशन आप कहीं से भी ले सकते हो। हम जो ले रहे हैं वो औपचारिक शिक्षा है, वो ले सकते हैं। हम अनौपचारिक शिक्षा ले सकते हैं, जो फैमिली में, है ना, अपने समाज में रहते हुए आसपास के लोगों को देखकर हम जो सीखते हैं वो अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। और नॉन फॉर्मल भी हो सकती है, निरौपचारिक शिक्षा है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग हो गई, है ना, जिसमें कुछ रूल्स फिक्स नहीं है, फिर भी जैसे ये अब ऑनलाइन देख रहे हैं, ये अभी देख रहे हैं, कुछ बाद में देखेंगे, तो ये निरौपचारिक में आ जाती है। तो एजुकेशन को हमने ढंग से समझा। एजुकेशन की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है कि किस किसने क्या क्या बोला, क्योंकि हमारे सिलेबस में एजुकेशन नहीं है, हमारे सिलेबस में साइकोलॉजी नहीं है, हमारे सिलेबस में एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो हमें डेफिनेशन भी किसकी याद करनी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन हो जाएगी, है ना, कि लर्निंग की किसने क्या बोला, इसमें किसने क्या बोला। फिर हमने जब साइकोलॉजी के बारे में बात की तो ये दो शब्द से बना है ना। दो शब्द से किससे बना है, ये साइकी प्लस लोगस से बना है। लोगस यानी साइंस, विज्ञान। साइकी का मतलब होता है आत्मा, मतलब आत्मा का ज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी। ये जो साइकी है ये ग्रीक या यूनानी शब्द से बताया था कि यू नानी तुम्हारी नानी क्या है, साइकी है ना। तो यूनानी या ग्रीक शब्द से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है आत्मा, सोल से संबंधित है। अगर इसकी हम अतीत की बात करें तो 400 ईसा पूर्व से चलता आ रहा है, लेकिन इतिहास क्या है, 16वीं शताब्दी में ही आया। अरस्तु इसके जनक माने जाते हैं। पहले ये दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट था, है ना, जो फिलोसफी होती है। फिलोसफी में हमने 6 तरह के, हम इंडियन दर्शन पढ़ते हैं, फिर बाहर के भी बहुत सारे दर्शन, ये सारे पढ़ते हैं। उसी का ये एक पार्ट था क्या, साइकोलॉजी। लेकिन फिर इसको अलग कर दिया। अलग किसने किया था, विलियम जेम्स ने किया था। याद आ रहा होगा आपको, आपके दिमाग पर जोर डालना कि जेम्स की गोलियों में से एक जेम्स की गोली अलग की। विलियम जेम्स ने अलग किया किसको, साइकोलॉजी को। किससे अलग किया, फिलोसफी से, दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी को अलग किया। अमेरिका मनोविज्ञान के क्या थे, जनक माने जाते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी शब्द के बारे में, साइकोलॉजिया ये शब्द वेरी फर्स्ट टाइम किसने दिया, रूडोल्फ ने दिया था, 1590 में दिया था। ये चीजें हमने देखी। अरस्तु को साइकोलॉजी का जनक माना जाता है, वहीं जननी किसे कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को। यहाँ तक आपके मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसमें और आगे बढ़े तो जब ये दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी अलग हुई तो इसके अलग अलग डेफिनेशन आई। सबसे पहले आई कि ये तो क्या है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, साइकोलॉजी आत्मा से रिलेटेड आई वेरी फर्स्ट टाइम। तो चौथी है ना, 400 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक ये कंटिन्यू यही रही। और अरस्तु हो गए, डेकार्ट हो गए, उसके अलावा अपने प्लेटो हो गए, है ना, या फिर रुडोल्फ हो गए, ये इसके समर्थक थे। लेकिन फिर इसके थ्योरी को खारिज कर दिया कि आत्मा को किसने देखा, आत्मा है भी नहीं भी है ये भी नहीं पता है, और आप आत्मा के विज्ञान को मनोविज्ञान बोल रहे हो, ये गलत है। मनोविज्ञान है मन का विज्ञान, नाम ही पता चल रहा है, मन का विज्ञान मनोविज्ञान है, मन मस्तिष्क का है। ये चली 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के तक ये डेफिनेशन रही। और इसमें, है ना, पोम्पोनाजी, कांट हो गए, जॉन लॉक हो गए, होब्स हो गए, ये सारे जितने भी दार्शनिक थे, जितने भी विचारक थे, ये इनके सपोर्ट में थे कि हाँ यही होता है। फिर इसको भी खारिज कर दिया कि नहीं, मन मस्तिष्क नहीं है, चेतना, जो चेतना मानी जाती है, जो चीजें हैं, है ना, कि चेतना के में हमारी चीजें, कौन सी चीजें चेतना में है, कौन सी चीजें नहीं है, कैसे वो चेतना में आती है, कैसे नहीं आती है, इसको जानना ही क्या है, साइकोलॉजी है। और इसके भी बहुत सारे समर्थक हो गए, जैसे कि बताओ आप। हम्म, टिचनर। और टिचनर, विलियम वुंट,
ऐसे आगे पीछे नहीं, एक साथ बोलो ऐसे। सबसे पहले किशनर, फिर सिगमंड फ्रायड, है ना, फिर जेम्स सली, है ना, उसमें से विलियम जेम्स, फिर चेडविक, और फिर विलियम वुड। एकदम अपने को एकदम अक्षर अक्षर याद होना चाहिए, है ना। लोगों को नाम याद नहीं होते हैं, और अपने को ऐसा होना चाहिए कि अपने को तो लाइन टू लाइन याद है। उसके बाद में हम और आगे आए, चेतना की बात को खारिज करके जो वर्तमान स्वरूप लिया हुआ है वो है व्यवहार। कोई कैसा व्यवहार करता है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसको देखना ही मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई बुरा व्यवहार करता है ना। कईयों का व्यवहार चेंज हो जाता है ना। कई बार बोलते हैं कि नौकरी लगने से व्यवहार बदल गया है, सक्सेस पाने से व्यवहार बदल गया है। तो कैसे बदल गया है, क्या उसकी साइकोलॉजी में अंतर हो गया है, या आपकी सोचने के तरीके में अंतर हो गया है, ये जानना ही वर्तमान में ये हो सकता है। कोई 300-400 साल बाद इसकी डेफिनेशन फिर से बदल जाए, लेकिन वर्तमान में जो चल रही है वो व्यवहार की है। और व्यवहार में जो सपोर्ट करते हैं उसमें आपने देखा स्किनर, वुडवर्थ, है ना। स्किनर हो गया, वॉटसन हो गया, वुडवर्थ हो गया, और क्या देखा था आपने, मन देखा, मैक्यूगल देखा, है ना, बोरिंग देखा, क्रो एंड क्रो देखा, हल देखा, है ना, थॉर्नडाइक देखा। ये सारे अपने देखे थे। तो यहाँ तक है, उम्मीद है कि आपको याद होगा। चाहे नोट्स मिले हो ना मिले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोट्स तो आपको कल मिल ही जाएंगे, अभी प्रिंट हो रहे हैं, कल मिल जाएंगे। लेकिन चीज़ें ऐसे ही याद की जा सकती है ना। माइंड टू माइंड ट्रांसफर भी हो सकता है अगर आप अपने आप की सीमाओं को पहचानें। तो आज अपने ये पहला चैप्टर पूरा कर देंगे। अब देखो यहाँ तक आ गया, तो अब थोड़ी बहुत कुछ फैक्ट की बात करते हैं। थॉर्नडाइक का ऐसा नाम आया, तो थॉर्नडाइक है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के जनक नहीं कह रहे हैं। मनोविज्ञान के जनक तो किसे कहा जाता है? अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है ये। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, जननी दर्शन शास्त्र। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखो, किसी के बाल एक दिन धोले थे, अगले दिन वो आया उसके बाल काले थे, तो कैसे पता चला? उसने क्या लगा गया? वो डाई। तो हमने जब एजुकेशन ली तो हमें समझ आया कि डाई नाम की कोई चीज होती है, वो लगाने से बाल क्या हो जाते हैं? काले। तो उस टाइम से ही हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी जन्म ली, याद रखने के लिए है केवल। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आ जाए तो थॉर्नडाइक, डाई आ रहा है ना। तो थॉर्नडाइक क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। ये पहले प्रकार्यवादी थे, फंक्शनिस्ट थे, और बाद में व्यवहारवादी हो गए, बिहेवियरिस्ट हो गए। ऐसे इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप ये देख लो, जो प्रकार्यवादी होते हैं ये कार्यों पर फोकस करते हैं। वो कैसे हुए, क्या हुए, उस पर मतलब नहीं होता है। अब जैसे मान लो कोई अपने व्यवहार है, व्यवहार में क्या हो रहा है, क्या काम हुआ है, उस पर फोकस करें केवल, वो होता है प्रकार्यवादी। लेकिन ये कैसे हुआ, है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस वजह से ये हुआ, तो वो होता है व्यवहारवादी। जैसे मान लो प्रकार्यवादी होंगे ना, जो फंक्शनलिस्ट होंगे, वो क्या देखेंगे, जैसे मान लो बिल्ली ने किसी पर झपटा मारा, तो ये झपटा मारा तो ये कार्य बिल्ली करती है, झपटने का कार्य बिल्ली करती है, वो केवल इस पर फोकस करे तो वो क्या है? प्रकार्यवादी है ना। वो जो इसको ही फॉलो करे, लेकिन वो क्यों मारा, इसके पीछे क्या था, इस ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, अगर उस व्यवहार की गणना करे तो वो क्या होते हैं? व्यवहारवादी होते हैं। ऐसी एक संरचनावादी और होते हैं, वो स्ट्रक्चर देखते हैं, ये चीज बना किससे है, जो ये व्यवहार कर रहे हैं, इसमें अभी जो ये बात कर रहे हैं इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें संवेदना ही है, इसमें अपने इमोशंस कितने हैं, इसमें मतलब अगर मान लो क्रोध कितना है, क्या है ये, मतलब इस व्यवहार का स्ट्रक्चर क्या है, वो होते हैं संरचनावादी। तो प्रकार्यवादी क्या होंगे, जो किस पर फोकस करेंगे? कार्य पर, के क्या हुआ है। व्यवहारवादी क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, उस पर जाएंगे। और जो संरचनावादी, आगे हम देखेंगे एक आधा कोई संरचना, जैसे विलियम वुंट मिल जाएंगे आपको संरचनावादी में, ये देखो पीछे लिखा मिलेगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर को देखेंगे, संरचना को देखेंगे कि ये बना कैसे है, ये हुआ कैसे है, ताकि इसके बारे में हम और आगे डिटेल में, जैसे जैसे हम थॉर्नडाइक को और इनको और एक एक को पढ़ते जाएंगे, आपको ज्यादा समझ आता जाएगा। लेकिन एक बार शब्द आया है तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि ये है। तो जो थॉर्नडाइक थे पहले, तो ये क्या थे? प्रकार्यवादी थे। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने स्टडी की, स्टडी करने से हमारे कई सारे ज्ञान नए प्राप्त होते हैं, और हमारे जो पहले के ज्ञान है वो निर्वत हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये ज्यादा सही है। तो फिर ये क्या बन गए? व्यवहारवादी। इन्होंने एक बिल्ली को लेकर प्रयोग किया, जो फेमस प्रयोग है इनका, कि बिल्ली के सामने बाहर रोटी रख दो चाहे मच्छी रख दो, बिल्ली अब पिंजरे में है बंद, और अब क्या है,
सामने उसके खाना पड़ा है, वो भूखी है। अब पिंजरे में बंद बिल्ली को इधर उधर वो झपटे मारेगी, उसी के अंदर पिंजरे के अंदर ही एक लीवर है, मतलब एक स्विच है, जिससे वो पिंजरा खुल जाएगा और वो बिल्ली बाहर जाएगी और वो खाना खा सकती है। तो काम उसे ही करना है। ठीक है, तो उसके सामने क्या है, एक आप कुछ ही बोल लो, स्टिमुलस बोल लो, स्टिमुलाई बोल लो, मतलब एक उसके सामने एक लालच पड़ा है जो उसको चाहिए, और वो उसके लिए क्या है, लगातार क्या करेगी, काम करेगी। काम करेगी तो प्रकार्यवादी सोच तो ये देखती है कि हाँ बिल्ली काम कर रही है, लेकिन बिल्ली का वो व्यवहार बन क्यों रहा है, व्यवहारवादी ये कैसे हुए कि वो उस वजह से कर रही है। फिर बिल्ली को क्या समझ आया, वो ऐसे ऐसे कर रही थी, है ना, ऐसे ऐसे झपटा मारते मारते इधर मार रही थी, तो उसका गलती से हाथ किस पर गया, उस स्विच पर गया, लीवर पर गया, तो वो गेट खुल गया। खुला तो बिल्ली खाना खा के आ गई, बैठ गई। अब जब तक उसका खाना पेट भरा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, मजे से बैठी है। वापस वो गेट बंद हो गया, वो ये भी नहीं सोच रही कैसे खुला था। अब वापस जब उसको भूख लगी है, खाना फिर से सामने आया है, तब वो ये सोच रही है कि मैंने किधर मारा था, तब ये फाइनली खुला था, इस साइड मारा, इस साइड मारा, इस साइड मारा, किस साइड मारा था मैंने। तो उसको लगा कि शायद इधर इधर कुछ था, तो अब वो इधर वाली एक्टिविटी को बंद कर दिया है, वो केवल इधर ही स्विच को, उसको अभी भी नहीं पता है स्विच कहाँ है। फिर उसने देखा, फिर इस बार जब उसने मारा तो गौर किया कि अच्छा यहाँ कहीं मैंने मारा है ना, बहुत सारे फटाफट मार रही, उसमें से एक है। खाना खाया, फिर भूख लगी, तो अब केवल वो इतने में कर रही है, और 5-7 बार प्रैक्टिस करने के बाद वो एकदम लीवर को जान चुकी है कि ये है। अब वो क्या करती है, अंदर आराम से बैठी रहती है, जब भी भूख लगती है आराम से जाती है, उसको दबाती है, खुलता है, खा के आती है, आराम से बैठ जाती है। तो वो उसका व्यवहार बन गया। तो ये इन्होंने थ्योरी दी कि जब चीजें जरूरत होती है, जब हम काम करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, जब हमारा कोई व्यवहार बनता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई थ्योरी होती है। तो ये इनकी आगे थ्योरी हम देखेंगे लर्निंग में, होंडाई की, है ना, ऐसे स्किनर ने चूहे को लेके दी थी, पाउलो ने कुत्ते को लेके दी थी, वो सब आगे आएगी। तो थोड़ा सा मैंने बताया है। इन्होंने अपनी बुक लिखी एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, देख लो, एनिमल को लेके किया था, बिल्ली को लेके किया था। तो ये कह रहे हैं उनके ऊपर मैंने क्या एक्सपेरिमेंट स्टडी की है, उसके बारे में इन्होंने क्या लिखी, एक बुक लिखी कि मैं, जैसे अब जो जो एनिमल इंटेलिजेंस पर ये कर रहे हैं, उस बिल्ली पर कर रहे हैं, जो कितनी बार उसने ट्राई किया, कितना उसको टाइम लगा ये सीखने में, सारी एक एक चीज उसमें लिखी हुई है। किसमें, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने किस पर किया है, एनिमल इंटेलिजेंस पर किया है, कि अगर उसको कोई व्यवहार सिखाया जा सकता है तो किसी इंसान को व्यवहार सिखाना तो आसान है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी थ्योरी अपने इसमें, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, के पहले आप कोई लालच दो, उससे वो बच्चा रेस्पॉन्स करेगा। एक थ्योरी होती है पहले आप रेस्पॉन्स करोगे, फिर आपको कोई कुछ चीज मिलेगी, तो दोनों अलग अलग होती है। इसमें क्या है, इस थ्योरी में क्या किया गया था, जो स्टिमुलस है, जो स्टिमुलाई है, वो सामने रख दिया गया था, मांस का टुकड़ा मान लो, चाहे रोटी मान लो, वो पहले बिल्ली के सामने रख दिया गया था, फिर वो एफर्ट लगा रही है। ऐसे नहीं है वो एफर्ट लगा रही है उसके बाद कोई वो टुकड़ा आया था, रखा हुआ है, सामने दिख रहा है। ये थ्योरी हम यूज करते हैं ना कई बार। जैसे मान लो, हमने मान लो कोई टेस्ट सीरीज की घोषणा की, और उसमें मान लो हमने कोई प्राइज रख दिया कि अगर इस टेस्ट में इतने नंबर कोई लेके आएगा तो उसे ये रुपए मिलेंगे या ये चीज मिलेगी। या हम देखते थे कि अगर आप जल्दी से काम करोगे, मम्मी बोलती कि आपको पिचके खिलाएंगे, आपको चॉकलेट खिलाएंगे, तो पहले से ही प्राइस क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया। और उसके लिए अब आप उसको पाने के लिए क्या कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो। तो आप पर कौन सी थ्योरी लागू होती है, एसआर थ्योरी लागू होती है, थॉर्नडाइक वाली। हम बातों बातों में लगा लेते हैं, डेली जीवन में यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि अच्छा इसको साइंटिफिकली ये बोलते हैं क्या। अब आप बोल सकते हो कि मैं तो है ना थॉर्नडाइक की स्टडी पर थोड़ा वर्क कर रही हूँ अपने बच्चों पर, और एसआर थ्योरी से अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो ये थोड़ा ऐसे क्या लगेगा, है ना, स्टैंडर्ड लगेगा कि पता नहीं क्या कर रही है, कर कुछ ही नहीं रही है, वो सेम ही चीज बोल रही है क्या। क्या बोल रही है, सेम ही चीज, टाबरो, आ देख लो, आ पड़ी है चॉकलेट, मैं रख दिया है, पहला काम कर जो होमवर्क पहला फ्री कर सी, बिना चॉकलेट मिली। ओ पड़ियो फोन, ओ फोन रख दिया है, आधे घंटे फोन में काट दे। पहली दान क्या करना पड़ी, सगलो स्कूल को काम पूरा करना पड़ी, ऐसा थ्योरी। दूसरी थ्योरी होती है आरएस, आगे पढ़ेंगे। आरएस में उल्टा हो जाता है, पहले आप काम करो, आपके काम को हम निरीक्षण करेंगे, अगर आपका काम बहुत अच्छा हुआ तो आपको गिफ्ट मिल सकता है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है आपको पनिशमेंट मिल सकती है। क्या मिलेगा ये पहले तय नहीं है, आपके काम के आधार पर पहले आप रेस्पॉन्स दोगे, उसके आधार पर क्या है,
तय किया जाएगा कि आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। तो समझ आ गया थॉर्नडाइक का। देखो पूरी डिटेल में तो हम लर्निंग वाले में पढ़ेंगे, अभी मैं अगर पूरी डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अपने आगे देखो, आपको बताऊं हल्का सा एक झलक दिखला देता हूं ताकि आपको थोड़ा बढ़िया लगे। ये देखो, ये बिलडीर, है ना, ये सारी डिटेल, सारे नियम, सारी चीजें लिखी है। अभी तो बस मैं सीधे ऊपर से नहीं गुजरना चाह रहा कि मैं ये बोल दूं कि आगे पढ़ेंगे, आपके दिमाग में ये चलता रहे क्या है स्टिमुलस रेस्पॉन्स क्या है, बस इतना ही। बाकी अपने इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर आता है कौन, अपना सन वॉटसन। अगर व्यवहारवाद का पिता किसी कहा जाए या जनक कहा जाए तो वो कौन है, वॉटसन, है ना। बिहेवियर थ्योरी में जो सबसे पहले आया, व्यवहारवाद में जो आया, वो वॉटसन है। नहीं, वॉटसन नहीं मानी, व्यवहारवाद को पिता वॉटसन। वॉटसन ऑप्शन नहीं है तो ब्लाइंड स्किनर कर लो, अदरवाइज वॉटसन है तो वॉटसन ही मानी थी। वॉटसन का ये तथ्य है कि तुम मुझे कोई भी एक, है ना, स्वस्थ बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना दूंगा। वॉटसन कह रहा है कि मतलब तुम मेरे को एक टावर दे दो, मैं चाहूँ तो उसे इंजीनियर बनाऊं, मैं चाहूँ तो उसे डॉक्टर बनाऊं, मैं चाहूँ तो उसे, है ना, आतंकवादी बनाऊं, कुछ भी बना दूंगा, मेरी मर्जी है जो, क्योंकि उसका व्यवहार वही होगा जो मैं तय करूंगा। इतना खतरनाक है। नाम के पीछे क्या आ रहा है, सन। तो ये टाबर देने वाली बात ही कौन करेगा, वॉटसन, याद रखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ये किसने कहा, फिर उसमें ये भी आता है कि स्किनर ने कहा, कि थॉर्नडाइक ने कहा, कि वॉटसन ने कहा, किसने कहा, तो किसने कहा, वॉटसन ने कहा। तुम मुझे कोई भी, क्या हेल्दी होना चाहिए ऐसे नहीं है यहाँ, तू पोसी थोड़ा सा टाबर दिए बिन के बनाए बिन की नहीं बना सके, तो हेल्दी टाबर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, बना देंगे, कुछ भी बनाया जा सकता है, हम देखते ही हैं। हम, मैंने कल ही बताया आपको कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो हम नहीं है, जिस समाज में हम रहे हैं, है ना, जो आसपास की जो वैल्यूज है उसी से ही हम डिसाइड होते हैं कि हम कौन है। हमारी खुद का इंडिविजुअल थॉट नहीं होती है। इंडिविजुअल थॉट बनने में बहुत जोर आता है, और जब इंडिविजुअल थॉट कोई रखता है तो उसे समाज के लोग कई बार पागल कह देते हैं। बहुत सारे दार्शनिकों, थिंकर्स को क्या कहा गया है, ये तो बावड़े हैं, पागल है। अगर आप पढ़ोगे, चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ो, चाहे हिंदी में पढ़ो, चाहे संस्कृत में पढ़ो, चाहे फिलोसफी में पढ़ो, कई सारों को ऐसे बावड़ा बताया गया है कि कुछ है ही नहीं है। मनोविज्ञान को सकारात्मक विज्ञान बोला कि ये पॉजिटिव है, मतलब किसी को भी अच्छा बनाया जा सकता है इससे। साइकोलॉजी को इन्होंने क्या बोला कि ये साइंस है, कैसी साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, इसका यूज करके हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो पॉजिटिव साइंस बोला इन्होंने। 1924 में व्यवहारवाद नामक इन्होंने पुस्तक भी लिखी, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक ही है, और इनकी पुस्तक का नाम भी क्या है, व्यवहारवाद। कब लिखी, 1924 में। इन्होंने, इनकी जो एक और पुस्तक का नाम है बिहेवियर, व्यवहारवाद से संबंधित एन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्परेटिव साइकोलॉजी, तो आप उस टाइम के जो साइकोलॉजी के बारे में है, मेन बिहेवियर से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आपको क्या बोलना है, वॉटसन करना है। मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित और विशुद्ध विज्ञान है। विशुद्ध विज्ञान और किसी ने नहीं बोला। देखो साइंस क्या होती है, कोई बताएगा, प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो, साइंस है। साइंस का मतलब यही होता है कि आज मान लो यहाँ पर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूँ, उसका रिजल्ट वही आएगा, चाहे मैं गांव में जाके एक्सपेरिमेंट करूँ तो उसका रिजल्ट वहां पर भी वही आएगा। साइंस का मतलब यही है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि सेंटर ऑफ, अपने क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की बात करें तो मैं बोलूँ कि जैसे मैं दीवार के सहारे खड़ा होके अपनी ये टांग ऊपर नहीं उठा सकता, है ना, नहीं उठा सकता मतलब नहीं उठा सकता। यहाँ खड़ा होके मैं अपना टांग आराम से इतनी उठा सकता हूँ, लेकिन दीवार के सारे टच होके क्या मैं टांग इतनी ऊपर उठा सकता हूँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है, यहाँ खड़ा हुआ तो वो इधर है, ऐसे उठाई तो वो इधर झुका, अब इधर मेरे को दीवार आ गई तो मेरे को कहीं झुकने की जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो वो वापस फोर्स करेगा, फोर्स करेगा तो मैं उतना पाँव उठा ही नहीं सकता, कुछ ही कर लो। तो ये साइंस की एक थ्योरी है ना, सेंटर ऑफ मास की थ्योरी है। तो अब वो यहाँ पर भी लागू होगी, और वो कहीं और किसी देश में जाओगे वहां पर भी लागू होगी। लेकिन साइकोलॉजी विशुद्ध विज्ञान नहीं है, प्योर साइंस नहीं है। साइंस तो है, साइकोलॉजी के हिसाब से जो हम चीजें करेंगे तो वहां पर चीजें लागू होगी, लेकिन जरूरी नहीं है जो यहाँ पर लागू हो सेम टू सेम ही दूसरी जगह सेम रिजल्ट ही आए। उसमें कुछ क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। इसलिए बोलते हैं साइकोलॉजी क्या है, सॉफ्ट साइंस है, प्योर साइंस नहीं है।
प्योर साइंस में एकदम डिटो सेम रिजल्ट आएगा, जो जो प्योर साइंस होगी, विशुद्ध विज्ञान होगी, मतलब प्योर साइंस है। तो केवल वॉटसन नहीं, क्योंकि वॉटसन बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप तो टाबर दो, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही बनाऊंगा, डिटो सेम रिजल्ट निकालूंगा, क्योंकि उनको साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा भरोसा है। इसलिए वो इसको क्या कह रहे हैं, विशुद्ध विज्ञान कह रहे हैं। क्या व्यवहार का निश्चित विशुद्ध विज्ञान है, कि ऐसा ही व्यवहार होगा, निश्चित है, विशुद्ध विज्ञान है। लेकिन हाँ, विशुद्ध मतलब जिसका रिजल्ट एकदम सेम आए। अगर विशुद्ध मतलब प्योर साइंस, प्योर साइंस वही होगी जिसका मतलब कहीं भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लो वो सेम ही रिजल्ट आएगा। जैसे मैनेजमेंट को भी क्या बोला जाता है, सॉफ्ट साइंस बोला जाता है। प्रबंध होता है ना, प्रबंध भी विज्ञान बोला जाता है, लेकिन वो क्या है, सॉफ्ट साइंस है। अब यहाँ पर जो चीजें मैं मैनेजमेंट में रूल लागू कर रहा हूँ, जो जरूरी नहीं है ना बाकी जगह भी लागू हो। अब जैसे मान लो मैंने कुछ सिद्धांत दिए कि सामने वाला गुस्से में है, तो हम अगर स्माइल करके हल्के से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये मेरे 80% केस में लागू हुआ, सही भी हुआ। लेकिन 20% में उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने मेरे दांत तोड़ दिए, तो रिजल्ट कुछ और आया ना। इस घर की परिस्थिति में अलग रूल्स लग रहे थे और दूसरी परिस्थिति में अलग रूल्स लग रहे हैं, तो दोनों सेम नहीं है। तो उसमें क्या बोलते हैं, सॉफ्ट साइंस बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है। अगर प्योर साइंस होती, जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास की बात की थी, है ना, प्योर साइंस थी, नहीं यहाँ भी नहीं उठा सकते तो कहीं और भी नहीं उठा सकते, वो तो नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे अपने वो बात करते हैं कि जैसे अपने इधर से वो छोड़ते हैं, और दो छोड़ोगे इधर तो उधर वाला भी क्या आगे जाएगा, दो ही आगे जाएगा। थोड़ी मेरे ऐसे फिजिक्स फिजिक्स थोड़ी बहुत ऐसे देखता रहता हूँ, है ना। इधर से वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे आप, मीणी होते हैं, पेंडुलम, है ना, मीणी है। इधर से हम एक आगे छोड़ेंगे तो उधर वाला भी क्या निकलेगा, एक ही। इधर से दो छोड़ेंगे तो उधर भी क्या निकलेगा, दो ही। सेम गति करेंगे, सेम। और अगर उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर सारा एकदम सीक्वेंस में लगाया तो वैसे ही होगा, कहीं भी कर लो सेम ही रिजल्ट आएगा। लेकिन इसका सेम रिजल्ट नहीं आएगा। सबकी है ना। आपने साइकोलॉजी को कुछ थ्योरी पढ़ी, आपने अपने घर की मिनड़ी पर अप्लाई किया, वो भूखी भूखी रह के मर गई, उसने प्रयास ही नहीं किया। आपने कहा नहीं प्रयास करेगी, फिर दिमाग की काम कौन करे, बात खाली करे माओ। ये मतलब है, थाने छकड़ थक हार पीने के लिए ऊंदरो खा ले, हैं? थाने देना पड़ियो। अलग अलग होता है ना। तो वॉटसन याद रहेगा। वॉटसन मतलब क्या, मैं जिसका चाहूँ जैसा चाहूँ बिहेवियर कर सकता हूँ। पॉजिटिव मान रहे हैं और टाबर दो, मैं उसको अपने हिसाब से बना दूंगा। विलियम वुंट है। विलियम वुंट क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। अगर मान लो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, विलियम वुंट। वुंट को हम वुंट से पढ़ते हैं, वुंट मतलब जूते, है ना। आजकल आधुनिक काल में अलग अलग तरह के जूते, आजकल तो हाइट वाले शूज भी आने लगे हैं। बाहर से नॉर्मल दिखेंगे, इतनी हाइट बढ़ा देंगे, पता है। बाहर से तो नॉर्मली दिखेंगे, लेकिन अंदर से इस हिसाब से पिक किए हुए होंगे कि आपकी हाइट बड़ी हुई दिखेगी। तो छोटी छोटी हाइट वाली लड़कियां लड़के हैं उनके लिए ये काफी है, यूजफुल है ना। जब तक रिश्ता ना हो तब तक वही पहनो, है ना। एनी टाइम जूते में रहो। हाँ, लगेगा क्या छोरी तो क्या है, यार छोरो तो क्या है, लंबो है। फिर बाद में ठीक खोल क्यों इतना नीचे आ जैसियो। कि क्या हो सरप्राइज। तो याद रहेगा, ऊंट बूंट। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, यही है। तो नई नई डिजाइन के जूते बनाते थे। तो अब जब नित्य नई डिजाइन के जूते बनाएंगे और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, तो क्या सब लोग साथ देंगे क्या, नहीं देंगे। भाई एक्सपेरिमेंट किया, आज कैसे ही जूता बनाया, बूंट बनाया, कल कैसे ही बूंट बना रहे हैं, परसों कैसे ही बूंट बना रहे हैं। तो लोगों ने धीरे धीरे इनका साथ देना बंद कर दिया, साथ नहीं दिया। तो इन्होंने अपने पैसे लगाए और अपने पैसे लगाकर एक प्रयोगशाला खोली। और उस प्रयोगशाला में वो डेली के क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। देखो, याद करने के लिए और क्या करूँ आपको। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1807 नहीं दिया, 79। किसी ने क्या नहीं दिया, साथ नहीं दिया। तो किसके रुपए लगाए, अपने खुद के मनी लगे, जर्मनी अपने खुद की मनी लगाई और क्या स्थापना की, प्रयोगशाला। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, एक प्रयोगशाला स्थापित की।
तो क्वेश्चन, हाँ इन्होंने ही, याद आ रही है क्वेश्चन नहीं, यही करी। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिखा हुआ है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब, 1800 कहाँ पर, लिप्टिंग में जर्मनी में स्थापित की। तो कहाँ पर स्थापित की, जर्मनी में। किसने की थी, विलियम वुंड ने। तो आपको याद रखना है, जैसे यह आधुनिक मनोविज्ञान, तो आप लोग आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंड। आधुनिक आधुनिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्रयोग कर करके बता रहे हैं, बाकी जो थ्योरी में बता रही है प्रैक्टिकली बता रहे हैं इसलिए। लेकिन हम जूते से ले लेंगे, अलग अलग वुंड की क्या है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस संरचनावाद के सपोर्ट में है, अलग अलग जूते के क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको अप्लाई करते हैं, मार्केट में बेचते, नहीं बिकता तो फिर कोई नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि प्रयोगशाला किसकी थी, खुद की थी। लोगों ने क्या नहीं दिया, साथ नहीं दिया, तो खुद के रुपए लगाए, जर्मनी। वही तो बस यहाँ ले रही है, ये याद करना पड़ती है। भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने की थी, सेनगुप्त ने की थी 1915 में। ये कब कर चुके हैं, 79 में। ये इतने साल बाद 1915 में इन्होंने कलकत्ता में की थी। ये पूछे ना पूछे, लेकिन वो जरूर पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने, विलियम वुंड ने। कहाँ पर, जर्मनी में। कब, वुडवर्थ देखो, वुडवर्थ क्या बोल रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन ये है जो अभी पढ़ रहे हैं हम। कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और अब वर्तमान में किसको अपनाए हुए हैं, व्यवहार को, है ना। तो सबसे पहले वुडवर्थ को लगा, है ना, आत्मा व्यर्थ है। फिर लगा ये मन भी व्यर्थ है, वुड व्यर्थ। वुडवर्थ को हम क्या बोलेंगे, वुड व्यर्थ। क्या सबसे पहले उसे क्या लगा कि ये आत्मा क्या है, व्यर्थ है। फिर लगा ये मन व्यर्थ है, उसको जीवन दिखा तो चेतना में दिखा, फिर लगा चेतना भी क्या है, व्यर्थ है। जो कुछ भी है तो क्या है, व्यवहार ही है। तो याद रहेगा, ये परिभाषा बार बार पूछी जाती है कि किसने कहा, है ना, कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मन को, फिर चेतना को, और वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए। जो ये चारों क्रम देखे थे ना, उसी को ही लिखा है। लेकिन हमें ये तो याद रह जाएगा, हम क्या भूल जाते हैं, किसने कहा वो नाम भूल जाते हैं। तो अब तो याद रहेगा, सारे क्या है, व्यर्थ होते गए, व्यर्थ होते गए, वुड व्यर्थ। वुड वर्थ को हमने क्या कर दिया, वुड व्यर्थ है। चेतना क्या है, इ- इस पर तो पूरा मतलब अगर करे ना, तो फिलोसफी का पूरा पार्ट है कि चेतना क्या है, किसे कहा गया है ना। अभी तक स्टडी चल रही है। बाकी चेतना, जो कुछ भी मतलब अगर चेतना हट जाए हमारे अंदर से, तो जड़ को जो चेतन करें, जो मतलब अस्तित्व में लाए। जड़ क्या है, जैसे मान लो ये टेबल है ना, ये क्या है, ये जड़ है, इसके पास क्या नहीं है ना, चेतना नहीं है, इसको समझ नहीं आ रहा है, इसको सुनाई नहीं दे रहा, इसको कुछ नहीं हो रहा। तो जो जड़ को मतलब इसे नेचर में रहने लायक बनाए, तो जो एक पावर होती है, उसे क्या कहा गया है, चेतना कहा गया है। और बाकी सांख्य दर्शन में चेतना अलग कहा गया है ना। पुरुष और चेतना, प्रकृति, बहुत लफड़े हैं। आपको तो ये याद रखना है कि चेतना अपने अंदर की एक एनर्जी है। जैसे आत्मा है, जैसे मन है, वैसे ही क्या है, चेतना है। एक ही जैसे हैं पर अलग अलग है ना। आत्मा है, आत्मा को मैंने कहा कि ऊर्जा है ना, एनर्जी है। आत्मा क्या, एनर्जी है। और हम केवल ये माने कि खाना खाने से हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, उससे शरीर चलता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं खा रहे हैं फिर भी वो जीवित है ना, बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो साइंस वहां पर जाके घुटने टेक देती है। फिर अगर मन की बात करें, तो हम कहते हैं कि जो हमारी वैल्यूज होती है, जो हमने सीखा है, जो हमारे नैतिक मूल्य है, जो हमारे आवाज आती है अंदर से कि ये सही है, ये गलत है, वो मन है ना। उसको मन कहा गया है कि हमारे अंदर की आवाज है। फिर हम चेतना की आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम कोई चीज को समझ पा रहे हैं, पांच इंद्रियों के माध्यम से जो चीज हम महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये सो समझ है ना, जो ये विकसित हुई है धीरे धीरे, ये चेतना है। और चेतना और अचेतन और चेतन दोनों बोला गया है। ज्यादातर चीजें किस में रहती है, अचेतन में रहती है। जैसे इंसान क्या है, बहुत सारे काम होते हैं, हम जब काम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो हम उस पर अपना पूरा फोकस करते हैं, और बाद में वो हमारे अचेतन में चले जाते हैं, अपने आप ही होते रहते हैं। जैसे मान लो आपने वेरी फर्स्ट टाइम चलना सीखा होगा, पैदल चलना सीखा होगा, तो कितना फोकस किया होगा, एकदम एक एक है ना स्टेप पर फोकस है। लेकिन अब जब आप चलते हो, तो वो चलना आपके अचेतन से होता है,
आपको उसके लिए एफर्ट करना नहीं पड़ता है, पाँव अपने आप उठते हैं। कोई चीज आके ठोकर आती है तो पाँव अपने आप ऊपर नीचे सब बैलेंस हो जाता है, आपको फोकस ही नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही आपने कभी गाड़ी चलाना सीखा होगा, है ना, तो आपने कितना फोकस किया होगा, बाइक हो चाहे स्कूटी हो चाहे साइकिल हो बाईसाइकिल हो कुछ भी हो। लेकिन अब आप दूसरी चीजें सोचते सोचते आप अपने ध्यान में मग्न हो, आप अपने गाने सुन रहे हो कर रहे हो और वो अपने आप ही चल रही है, मतलब वो कहाँ चली गई है आपके अचेतन में। तो परमानेंट जो चीज ज्यादा अच्छे से हम हैबिचुअल हो जाते हैं वो किधर चली जाती है, अचेतन में चली जाती है, और वो फिर अपने आप ही हो जाती है। जब आप कई बार जैसे अचेतन में इतना चला जाएगा, आप सुबह यहाँ इंस्टीट्यूट आते रहते हो और अगर आप कुछ और सोच रहे हो, घर से आपने बाइक स्टार्ट की है और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, और आप चलाते चलाते किधर आ जाओगे, इंस्टीट्यूट आ जाओगे, जबकि आपको इधर नहीं आना था, आपको ये रास्ता नहीं लेना था, फिर भी आप ले लोगे। क्यों? क्योंकि वो अचेतन में आपके फिक्स हो रखा था, उस टाइम पर आपको वैसे जाना था, जबकि आज छुट्टी थी, आप घर से मार्केट के लिए निकले थे, फिर आप वापस घुमाते हो जैसे ही आपका वापस फोकस होता है। क्योंकि इंसान एनी टाइम फोकस में नहीं रह सकता, बहुत कम होता है जिसमें वो फोकस करता है, बाकी वो नॉर्मली चलता है। तो वो चीजें उसमें धीरे धीरे स्टार्टिंग में फोकस, जैसे मान लो ये साइकोलॉजी वाली चीजें हैं, जब वेरी फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा तो मेरे को कितना है एकदम चेतन होके पढ़ना पड़ा, धीरे धीरे ये मेरे किधर चली गई, जीके हो गई, साइकोलॉजी अचेतन में चली जाती है ना, कि अब जीके पढ़ाते हैं तो वो अपने आप ही निकलने लगती है, यूजुअली हो जाते हैं। तो वही चीजें हैं। तो चेतना समझ आई क्या है? जो हमारे समझने की एक चीज है जिससे हम समझते हैं, जिससे जिससे हमारा भेद होता है जड़ और, है ना, जीवित में जो भेद होता है वो क्या है? चेतना है। आत्मा और चेतना कई दार्शनिक एक मानते हैं लेकिन एक नहीं है। आत्मा तो मैंने बताया केवल वो एनर्जी है, आत्मा में समझ नहीं है ना। हो सकता है कि आप जीवित हो लेकिन आप में चेतना नहीं है, जैसे आप कोमा में हो, आप जीवित हो, आपके अंदर आत्मा है लेकिन अब आपके अंदर चेतना नहीं है। आप कुछ भी चीज ना तो सुन पा रहे हो, ना आप इंद्रियों को महसूस कर पा रहे हो, ना आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। व्य- आप तो इसमें आ जाओ, है ना, पूरी फिलोसफी वाली क्लास लगेगी फिर। व्यवहार में हम जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये इन सब से आगे किसको खड़ा कर दिया? व्यवहार को। कि चेतना हम देख रहे हैं तो चेतना तो केवल क्या हो गया कि मतलब बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजों को पहचानना, जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमने पहचाना। लेकिन हमने ए, उसी सेम के साथ आज मान लो गाड़ी का हॉर्न बजा और हमें पता है कि भाई की गाड़ी आई है, पापा की गाड़ी आई है, और हमने गेट खोलने के लिए चले गए। मार्केट में गाड़ियां बहुत चलती है लेकिन पर्टिकुलर और बहुत सारी वैसी गाड़ियां होगी फिर भी आप पहचान लेते हो ना कि क्या है, कि किसकी गाड़ी है, पापा की गाड़ी है, और आप गेट खोलने चले गए। तो वो तो चेतना के कारण आपने एक्शन लिया, नॉर्मल है। लेकिन आज हॉर्न भी बजा, आप गेट खोलने नहीं गए, क्यों नहीं गए? हो सकता है कि आप उनसे कोई बात पर आप क्या हो, नाराज हो, ये हो, तो वो थोड़ा और आगे का चला जाता है कि आज आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया। चेतना के हिसाब से तो आपको परमानेंट सेम ही व्यवहार करना चाहिए। जब चेतना एक है, सब चीज सेम है, फिर भी इंसान अलग अलग व्यवहार क्यों करता है? सबके लिए सारी चीजें सेम है। तो फिर वो उसमें हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं कि व्यवहार के पीछे के कारण को जानना ही मनोविज्ञान है, केवल चेतना को जानना क्या नहीं है? मनोविज्ञान नहीं है। समझ आ गया? हाँ, कहाँ लेके जा रहे, मैं कॉमर्स का हूँ। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स है। कहाँ है? हाँ, लागे तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो मेरे को तो ऐसे ही इंटरेस्ट ही है, मेरे मेरे को ऐसे लगता है कि मैं आर्ट्स का ज्यादा अच्छा विद्यार्थी होता, है ना, जिस हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट आता है। मैं मेरे को मैंने बताया था आपको, फिलोसफी तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। आज पेपर में ड्यूटी थी, सांख्य दर्शन है, तो उसमें पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष चेतन है क्या चेतन है, ये सारी चीजें। इंडियन फिलोसफी में 6 तरह के दर्शन है ना। बाकी वेस्टर्न फिलोसफी मैंने पढ़ी नहीं है, इंडियन में धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे समय मिलता है पढ़ लेता हूँ, तभी तो इतना बता पा रहा हूँ कि क्या है। अदरवाइज फिलोसफी नहीं पढ़ी हो तो मैं कहेगा मन गेटा। पढ़ लो चुपचाप, ऐसे ही बोलता है ना। चलो, एक एक बात पर इतना हो गया, इसलिए साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा संभल के, क्योंकि उसका आंसर बड़ा लंबा जाता है। सुकरात, मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए कि मनुष्य है,
उसको किसका अध्ययन करना चाहिए? मनुष्य का, कि मतलब हम ऐसे क्यों हैं, बहुत सारे मनुष्य क्यों हैं ऐसे। सुकरात ने बोला, ठीक है, कि मनुष्य दिन में अलग व्यवहार करता है, रात में अलग बोतल खोल के अलग व्यवहार करता है, सुकरात, है ना? तो मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए कि दिन में तो बड़े सज्जन पुरुष थे और ये रात को इनको ये क्या हो गया है, कैसी बेकी-बेकी बातें कर रहे हैं। तो मनुष्य को किसका अध्ययन करना चाहिए? मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, किशोर मनोविज्ञान के जनक अगर पूछा जाए तो कौन है? स्टैनले हॉल। जितने भी किशोर है ना? आप में से जितने भी किशोर हैं, वो ऊपर वाले हॉल में आएँगे और वहीं पर ही स्टे करेंगे, कुछ बात करनी है। आप में से किशोर कोई शायद ही हो, है क्या 18-19 साल तक? नहीं है ना? चलो। तो किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनले, तो सारे किधर आएँगे? हॉल में स्टे करेंगे। कौन हॉल में स्टे करेगा? जितने भी किशोर है, याद रखने के लिए। मूल प्रवृत्तियों के जनक विलियम मैकडूगल। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई सांप का बच्चा है तो वो, है ना, क्या मारेगा? विष उगलेगा, डंक मारेगा, डसेगा ही। ये उसकी क्या है? मूल प्रवृत्ति है। सुअर का बच्चा है तो उसे आप कैसे ही रख लो, जब उसको कीचड़ मिलेगा तो उधर जाएगा, वो उसकी क्या है? मूल प्रवृत्ति है। तो इंसान की कई सारी क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां होती है। आगे हम मूल प्रवृत्तियों के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसी कैसी मूल प्रवृत्तियां क्या है। तो मूल प्रवृत्ति, इंसान जो बाह्य रूप से बनावटी होता है वो अलग होता है, और जब वो अपने साथ होता है वो मूल प्रवृत्ति होती है। हम सब ने बहुत सारे नकाब पहन रखे हैं। हमें पता है कि हम कैसे हैं, हमारी मूल प्रवृत्ति किसी को ढंग से नहीं पता है। इवन हमारी फैमिली वालों को भी नहीं पता है कि हम कैसे हैं। हमें पता है कि हमने क्या क्या कांड कर रखे हैं, और या हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, वो कोई दूसरा आइडिया भी नहीं लगा सकता। वो मूल प्रवृत्ति होती है हमारी, एकदम रो, एकदम कच्चा है, जो हम हमें पता है कि ये है। लेकिन हम क्या है, इस समाज में रहने के लिए अलग अलग तरह के नकाब, अलग अलग तरह के है ना, क्या बोलते हैं उसे, आडंबर करते रहते हैं, ताकि समाज में हम रह सकें। और जब इंसान कई बार गुस्से में होता है ना, या कई बार उसको बहुत ज्यादा वो भावुक होता है, तो उसकी वो मूल प्रवृत्ति निकल कर बाहर आती है ना। गुस्से में होता है तब वो बताता है कि वो कैसा है, वो उसके बारे में क्या सोचता है। फिर वो सारी डिटेल बताता है कि तू तू कौन सी ऐसा है, तू कौन सा वैसा, तेरे तूने उस दिन ये किया वो किया। जबकि इससे पहले भी उसने मतलब ये सब सोच रखा था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। गुस्से में उसने सारी बात निकाली, फिर पता चला कि ओहो, ये तो मूल रूप से मेरे बारे में ऐसा सोचता है, और मैं तो इसको बहुत देवमानस समझ रहा था या समझ रही थी। तो वो मूल प्रवृत्ति है। तो युगल बन गया मैकडूगल, युगल जोड़ा बन गया, शादी हो गई। फिर पता चला, इतने लेट आई हो, फिर पता चला कि इसकी मूल प्रवृत्ति तो कुछ और ही थी। जितना मैं मिली, जितना मैंने इसको समझा, वो तो आउटलाइन थी इसकी। वो तो क्या थी कि मैं तो किधर घूम रही थी, केवल इसकी आउटलाइन, आउटलाइन में जो ये दिखा रहा था वही दुनिया में देख रही थी या देख रहा था, है ना। इसकी मूल प्रवृत्ति तो कुछ और ही थी। वो तो शादी करने के बाद पता चला, युगल बनने के बाद पता चला कि एड़ा है क्या, है ना। पहले तो हमने केवल क्या देखा? पेड़ा देखा, फिर देखा एड़ा है। समझ आए? होता है ना कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी निकलेगी या तुम ऐसे निकलोगे। अरे भाई, आपने वो रूप देखा है जिसमें 1 घंटे की मीटिंग के लिए 2 घंटे पहले तैयारी की गई है, वो सच नहीं हो सकता, है ना, वो रियल नहीं है। रियल तो आप शादी के बाद ही देखोगे। आपने फेस भी वही देखा है जो पूरा तैयार होके गए हैं, बाद में आप ही गिंजी में बैठो देखोगे ना। है नहीं, या अभी ने पूरा एकदम बिना मेकअप देखियो, वही रियल है ना। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखा? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियों के जनक बताते हैं, ठीक है। मनोविश्लेषण के जनक, अभी याद कर लो, मनोविश्लेषण पूरा पढ़ाएंगे, है ना। साइको एनालिटिक पूरा इनका सिस्टम आएगा, सिगमंड फ्राइड का। आप केवल इतने याद रख लो कि विश्लेषण करते रहते हैं अपने फ्रेंड की मनोस्थिति का, मनोविश्लेषण। फिलहाल एक बार याद कर लो, आगे पूरी डिटेल आएगी सबकी, है ना। CW बियर्स है, इन्होंने लिखा एक अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, है ना। जब आदमी क्या पी लेता है, बियर पी लेता है, तो वो अपने अंदर एक माइंड और फाउंड करता है ना। अ माइंड फाउंड इटसेल्फ, अपने अंदर एक और माइंड क्या है, उससे मिलता है,
और वो कुछ अलग ही होता है, अद्भुत होता है। मैं नशा नहीं करता हूँ, ना ही प्रमोट करता हूँ, केवल याद करने के लिए ट्रिक है। अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। विलियम जेम्स है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। जेम्स की गोलियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसे ही रख दोगे, है ना, कि मतलब ये मान लो बहुत सारी गोलियां हैं तो प्रिंसिपल सिद्धांत के हिसाब से पहले ऐसी गोली आएगी, फिर वो आएगी, फिर इस कलर की, फिर इस कलर की, फिर ये साइज पूरा। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, है ना, प्रसार ये नहीं है, इधर ध्यान रखना। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? सिद्धांत है, कुछ थ्योरी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको याद हुआ होगा। एक बार देखो पीछे वाले पेज से, फिर हम वापस आते हैं आगे। थॉर्नडाइक में आपको कोई दिक्कत है ना? थॉर्नडाइक क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक है। एसआर थ्योरी दी थी, आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल इंटेलिजेंस पर बात की। वॉटसन व्यवहारवाद है, व्यवहार व्यवहार से संबंधित, अच्छा बालक दे दो, सकारात्मक, प्योर साइंस, ये सब चीजें। विलियम वुड आधुनिक होंगे तो वुड बनेंगे, खुद की प्रयोगशाला होगी, कोई साथ नहीं देगा। 1879, है ना? तो क्या खुद के रूप से जर्मनी, है ना, प्रयोगशाला पहले स्थापित की, संरचनावाद, स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं। ये सब चीजें हमने विलियम वुंट में याद की। फिर हमने कुछ ये वुडवर्थ के देखा कि सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, वर्तमान में व्यवहार के साथ घूम रहा है। वन मनोविज्ञान 3 को छोड़ चुका है, 3 एक्स है और 1 वाई है। सुकरात क्या कह रहा है? मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब मनोविज्ञान की हम शाखाएं बोले, साइकोलॉजी की हम ब्रांचेज बोले तो बहुत सारी है। जैसे जनरल साइकोलॉजी है ना, अब नॉर्मल है, कॉम्परेटिव है, एक्सपेरिमेंटल है, सोशल है, इंडस्ट्रियल है, चाइल्ड है, बहुत सारी है। हमें कौन सी पढ़नी होती है? केवल शिक्षा मनोविज्ञान। हमारे सिलेबस में एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ऐसे साइकोलॉजी अगर आपको इतने पढ़ने से अगर साइकोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आपको ये सारी ब्रांच पढ़नी चाहिए। उसके बाद में आप हो सकता है स्पेशलिस्ट किसी एक ब्रांच के बन जाओ, है ना, उस पर ज्यादा आप काम करो, जैसे डॉक्टर होते हैं ना। तो यही चीज है। तो हम कौन सा पढ़ेंगे? एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हम ये किसकी है? मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। सारी याद रखनी जरूरी नहीं है ना? जैसे अडल्ट की भी है, डेवलपमेंटल है, एनिमल है, क्लिनिकल है, पैरा है ना, पैरा साइकोलॉजी। हमें केवल किससे मतलब है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने एजुकेशन के बारे में देखा, फिर हमने साइकोलॉजी के बारे में देखा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। अब एजुकेशन और साइकोलॉजी को मिलाया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। मनोविज्ञान के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना। जो साइकोलॉजी की थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है, अगर आप उसको शिक्षा के क्षेत्र में लागू करोगे तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगी। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक है, पॉजिटिव साइंस है भाई। इसको अगर आप लागू करोगे तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और ये एक अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड मतलब अनुप्रयुक्त, मतलब जिसे हम अपनी पर्सनल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में जिसको हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाइड साइंस होती है। जैसे एक तो होता है कि ऐसा होना चाहिए, एक होता है ऐसा होता है और ऐसा किया जा सकता है। किससे? इस साइकोलॉजी को यूज करके। जैसे मान लो हम, मैंने बताया एसआर थ्योरी बताई, आरएस थ्योरी बताई, क्या हम यूज नहीं कर सकते? क्या आपके साथ में यूज नहीं कर सकता? क्या वो कर ही सकता हूँ ना? कि भाई अगर आप साइकोलॉजी मेरे को पूरा चैप्टर एकदम लाइन टू लाइन सुना दोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा। तो चॉकलेट पाना आपके लिए क्या हो गया? गर्व का विषय हो गया। मैन चॉकलेट आप खरीद भी सकते हो, लेकिन पूरी क्लास में आपने ही चॉकलेट ली सबके सामने। मैन आप उस जो आपको वो चीज मिलेगी, है ना, प्राइस क्या है, आपने को बाहर से भी मिल सकता है, खरीद के भी रख सकते हैं, लेकिन सबके सामने जो दिया जाए, जो हासिल किया जाए, उसमें अलग किक मिलती है। तो उसके लिए आप काम करोगे। तो ये क्या मैंने साइकोलॉजी अप्लाई की कि नहीं की ना? तो साइकोलॉजी क्या है? अप्लाइड साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, धनात्मक है। इसमें शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता का मतलब लर्नर है। अधिगमकर्ता यानी लर्नर, जो आप हो, के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। कि जो ये माहौल है ना, शैक्षिक माहौल जो अभी पढ़ने का क्या है, माहौल है। अब इसमें जो लर्नर है, लर्नर ने उबासी ली तो क्यों ली, है ना? जैसे मान लो दिया ने भी क्या ली, उबासी ली। उबासी ऐसे और किया, तो ऐसे क्यों किया, इसके व्यवहार का क्या करेंगे हम? अध्ययन करेंगे। यही क्या है? साइकोलॉजी है ना? जैसे किसी को नींद आई तो क्यों आई, क्या हुआ? तो उसमें कई बार पाया गया कि ऐसे जब रख के छोड़ देते हैं तो एक मैसेज जाता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में खो सकते हैं।
फिर दूसरी साइकोलॉजी आती है कि एक टाइम पर दिमाग है जो 30-35 मिनट ही फोकस कर पाता है। अगर उसके बाद बीच में कोई हंसी मजाक की बात नहीं हुई या कोई इधर उधर की बात नहीं हुई तो कंटिन्यू फोकस नहीं कर पाता। इसलिए हम क्या कर देते हैं, बीच में हंसी मजाक की बात कर लेते हैं, इधर उधर की कर लेते हैं, फिर वापस पढ़ाना। अगर मान लो कोई ऐसी क्लास मेरी जाए जिसमें मैंने 2 घंटे कंटिन्यू सीरियसली पढ़ाया है तो आपके दिमाग में वो जाना बंद हो जाएगा। तो ये हमें स्टडी करने से ही तो पता चला। यस और नो? ओके। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हम देख चुके हैं, थॉर्नडाइक है। कार्ल सैनिक के अनुसार प्लेटो से शिक्षा मनोविज्ञान शुरू हुई। स्किनर के अनुसार क्या है, अरस्तु से शुरू हुई। सब अपने अपने बता रहे हैं। कार्ल सैनिक बोल रहे हैं नहीं, प्लेटो में, है ना। कैसे हम जब सैनिक थे और हमारे प्लेट में खाना आया और हमने खाने का सही तरीका सिखाया, उस समय क्या आई थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी उस समय यूज की थी। जबकि स्किनर बोलता है ना, अरस्तु के टाइम से हुई थी। तो थोड़ा याद रख लो, बाकी कुछ नहीं। अब मेन ये परिभाषा है, यहाँ से एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, परिभाषा से क्वेश्चन आता है। और परिभाषा याद करना अपने आप में मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं है क्योंकि हम बैठे हैं ना। पील ने क्या बोला है, देखो बड़ा ऐसी डेफिनेशन, और मेरे को तो ये लगता है कि मतलब आज के टाइम में कोई डेफिनेशन देख के अपना नाम क्यों नहीं दर्ज करा लेता। पील ने कितनी सिंपल बात बोली है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। हाँ, मतलब मनो की जगह कहाँ लगा दिया, वो परिभाषा हो गई। पील ने इतना बोला है, अभी तक पेपर में आ रहा है। मैं क्यों नहीं बोल सकता कि महावीर सिया के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। रिसर्च की है, रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया, तब इनकी ये इतनी सी बात आई है। अगर मैं भी कर दूं मेरी बात भी आएगी। कभी 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 तो ऐसी किताब छाप से हमें हमारी परिभाषा तो गाल से मैं कॉमर्स की तो मैं किताब मैनेजमेंट की तो मैं राइट कर ही सकता हूँ ना। असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीएचडी हो जाएगी, डॉक्टर महावीर सियाग हो जाएगा 2-3 सालों में। तो उसके बाद ये तो कर ही सकते हैं, इतना तो है ही है नॉलेज। क्या लगता है कि नहीं है, कर देंगे ना। तो पील सबसे अपील कर रहा है। पील क्या कर रहा है, सबसे अपील कर रहा है कि बच्चों को कुछ नहीं करना है, मनो को हटाकर क्या कहा लगाना है। पील सबसे अपील कर रहा है कि बच्चों को कुछ नहीं करना है, मनो को हटाकर क्या कर देना है, कहा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान, बस इतना ही करना है, पील का काम हो जाएगा। पील अपील हो गया। स्किनर क्या कह रहा है, स्किनर की दो परिभाषा है। दो परिभाषा में पहली कौन सी है, गुच्ची क्या कर रहा है वन में, है? क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है? मैसेज आया था नहीं, कर बताओगे। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। ये क्या कह रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है ना। जो किससे संबंधित है, टीचिंग और शिक्षण और अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग, अधिगम यानी लर्निंग, अधिगम करता यानी लर्नर, ठीक है ना। अधिगम यानी क्या होता है, लर्निंग। कहीं भी भाई आए अधिगम लिखा मतलब लर्निंग। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है। तो इतनी तक तो ओके ही है। मेन इसमें कीवर्ड क्या है, किससे संबंधित है, टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है। दूसरी इसकी परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। कि अगर अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें, उसमें एजुकेशन से संबंधित जितना भी व्यवहार होता है, जितना भी एजुकेशन से संबंधित सीखना है, सब कुछ किस में आ जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अब हम देखेंगे स्किनर में क्या आ रहा है, स्किन आ रहा है। स्किनर में क्या आ रहा है, स्किन। और स्किन से हमने देखा कि हमारा संपूर्ण व्यवहार वैसा ही हो गया जैसे हमें सिखाया गया। हमें क्या सिखाया गया हमेशा से, कि जो गोरे होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हमें ये लर्निंग दी गई ना। और वो दी गई तो फिर जब मान लो कहीं पर कोई चीज चोरी हुई है, 4-5 है जो थोड़े ठीक कपड़े पहने हुए हैं, गोरे दिख रहे हैं, और 2-4 है जो थोड़े कम ठीक कपड़े पहने हुए हैं और काले दिख रहे हैं, तो हम शक किस पे करेंगे, काले पर ही करेंगे ना। क्या ओ ये चोर, ओ शकल ही चोर लगे, क्यों भाई, उसकी फेस पर क्या चोर लिखा हुआ है, क्या गरीब होने का मतलब चोर होना है, नहीं। अमीर भी चोरी कर सकते हैं, जो जिसके पास थोड़ा ढंग का दिख रहा है वो पहले कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या सिखाया गया,
टीचिंग और लर्निंग में हमें स्किन भेद करना ही सिखाया गया, इसलिए हमारा संपूर्ण व्यवहार किस में आ जाता है, स्किन स्किन में आ जाता है। तो ये स्किनर से याद रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की भाषा का है, जिसमें क्या है, जिसका संबंध किससे है, टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम। और फिर आता है कि इसके अंतर क्या है, संपूर्ण व्यवहार आ जाता है, जो भी हम व्यवहार करते हैं सब यही है। तो स्किनर से जोड़ दिया। क्रो एंड क्रो क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने और अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। देखो, जब हम बच्चा पैदा होता है ना, तब कागले उड़ाता है छोटा बच्चा, और जब मर जाते हैं ना, तो उसकी याद में कागले को बुलाया जाता है। तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक क्रो एंड क्रो ही चलता है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक क्या चलेगा, क्रो एंड क्रो। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर क्रो कागला, देन वृद्धावस्था तक जो भी सीखा, क्या सीखा कि कागला इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। फिर आता है वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या है भाई, अपने को कीवर्ड लेने होते हैं, जैसे जन्म से लेकर वृद्धावस्था, ये इस स्कीम में ही है, तो इसका ले लिया। वुडवर्थ में क्या बोल रहा है कि वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान, तो ये वातावरण के संपर्क की बात कर रहा है। जैसे मान लो किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, दुर्घटना हो गई, और वो जब वापस उस जगह जा रहा है, जैसे मान लो घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो आप एक बार उस घर में आपको वही वो दिखता है, याद आता है भाई, है ना, कि वो चारों तरफ उसकी याद होती है। तो फिर क्या कहा जाता है कि ऐसे ये व्यर्थ में ही टेंशन लेता रहेगा, इसका एक बार वातावरण क्या करो, चेंज करो, इसका क्या क्या चेंज हो जाएगा, व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो उसको एक बार घूमने के लिए कहीं बाहर भेज दिया जाता है, और जब बाहर भेज दिया जाता है तो उसका व्यवहार धीरे धीरे चेंज होने लगता है। फिर वापस उसको बुलाएंगे तो वो अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। भेज दिया जाता है ना 2-4 महीने के लिए कि कहीं और शिफ्ट कर दो, अदरवाइज ये गुट गुट के इधर मर जाएगा, व्यर्थ में टेंशन लेगा, वुड व्यर्थ। वुड वर्थ को हम क्या कहते हैं हमेशा से, वुड व्यर्थ। तो वातावरण, नए वातावरण में संपर्क में आएगा तो व्यवहार में क्या होगा, चेंज आएगा। ओके। स्टीफन, टिफिन होती है ना, टिफिन में क्या होता है, ऐसे क्रमबद्ध होता है टिफिन में, है ना, कि ऊपर वाले में सब्जी है, इसमें रोटी है, नीचे वाले में दही है। क्रमबद्ध होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये भी ये क्रमबद्ध सही से लिख लेना। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन है। अब जहां पर क्रमबद्ध अध्ययन आ जाए, आपको क्या याद आना चाहिए, टिप्पण। स्टीफन, स्टीफन में क्या है, क्रमबद्ध होता है कि नहीं होता है, एक क्रम में है, तो याद रहेगा स्टीफन से क्रमबद्ध अध्ययन। एलिस क्रो, फिर से कागला आ गया, वो क्रो एंड क्रो था, जन्म का कागड़ा, वृद्धावस्था का कागड़ा, दो कागड़े चाहिए थे उसमें। अब देखते हैं इसमें क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अजीब सा आ गया ना, तो इसमें कागड़ा नहीं जोड़ेंगे, इसमें एलिस से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, एलिस। और एलिस हमने एक टाइप का एलियन कर सकते हो, एलिस देन रिलेटेड टू एलियन। अब देखो कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रिया, अगर हमसे एलियन मिल जाए, एलिस क्या है, एक तरह का एलियन है, वो मिल जाए तो मानव उससे क्या प्रतिक्रिया करेगा, उस प्रतिक्रियाओं के आधार पर क्या नए सिद्धांत बनेगा, क्या प्रयोग करेगा, उससे क्या लर्निंग लेगा, कि वो हमसे बहुत आगे हैं या हमसे बहुत पीछे हैं। क्योंकि ये परिभाषा आपको लिखनी नहीं है, आपके तो क्या है, परिभाषा लिखी आएगी, आपको तो इतना ही पहचानना है ये किसकी है। तो इसमें आप क्या कहोगे कि अगर एलिस आए तो एलियन है, तो वैज्ञानिक सारे क्या करेंगे, वैज्ञानिक विधि से उससे बात करेंगे, एलियन से बात करेंगे, तो उसमें क्या होगी, मानव अलग अलग क्या देंगे, उसके साथ बात करके प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया से क्या बनेंगे, सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे, नए नए सिद्धांत आएंगे, और उससे अपनी लर्निंग को प्रभावित करेंगे कि नहीं यार, ये हमसे बहुत आगे, हमें ये भी सीखने की जरूरत है, ये भी होता है, वो भी होता है। एलिस क्रो, तो एलिस एलियन से जोड़ा है ना। कुछ तो बहुत ऐसे अच्छी सेट हो जाएगी, और कुछ को हमें ढिंगाने सेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे प्रोफेसर प्रो, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। तो इसमें कीवर्ड क्या आ रहा है, शैक्षिक परिस्थितियां। जैसे आज आप पढ़ते हो, आपके घर वाले आपको बात बात पर क्या याद दिलाते हैं, अपने काल की एजुकेशन कंडीशन सिचुएशंस, क्या थाने तो आज इतनी सुविधा है, यार मोटर भाई दिला देसी, माल टाइम ट्यूशन कौन होती, हम तो आज इतनी सुविधा मिल रही है, ट्यूशन चाहिए हो तो का नोट्स मिल गया है,
હું ભળાઈ વેકવાની માલ ટાઈમ હોઈ સુકી કોની हो एको थाल टाइम पेपर भी छोरो हूं तो गुरु शिखर पूछ पास कर दूंगा मान गुरु शिखर पूछ कौन करे लेकिन वो क्या बताते रहते हैं अपनी परिस्थितियां कि मान तो की कौन हूं तो घराड़ा काम कराऊंता टोर देऊंता क्या प्रोफेसर प्रो टोर देऊंता करूं और क्यों था कि काम भी कर सारो और पढ़ाई भी कर ये थी पहले यही था ना पढ़ाई नहीं करवाते थे पढ़ाई को टाइम ही कौन देता तो काम करो वो काम करो वो काम करो फिर बाद में भी अगर किमी लगन है तो पढ़ लो अदरवाइज पढ़ाई कोई जरूरी नहीं थी उससे पहले बहुत जरूरी थी लेकिन बाद में धीरे धीरे ये क्या होगी क्षीण हो गई अब वापस धीरे धीरे वापस क्या हो रही है जरूरी हो रही है जब आप पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे अलग अलग चीजों को तो पील आपसे क्या कर रहा है अपील कर रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है स्किनर आपसे कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे शिक्षण और अधिगम से है दूसरी परिभाषा हम कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार आ जाता है संपूर्ण व्यवहार की बात कर रहा है अरे ये स्किनर ये बेटा व्यक्तित्व तो मन पेपर थोड़ी देना है कि व्यक्तित्व बोलियो को नहीं हाँ? चेहरे पर आज नहीं साइकोलॉजिया करो एंड करो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक करो एंड करो एलिस करो वैज्ञानिक आएंगे सिद्धांत मानव प्रतिक्रिया एलियन आए एक याद रख लो मानव प्रतिक्रिया एलियन आए तो मानव क्या प्रतिक्रिया देंगे एलिस करो प्रोफेसर ट्रो तोड़ देवता मार के परिस्थितियां ऐसी होती वुडवर्थ के यहाँ पर व्यर्थ में चिंता करेगा नए वातावरण से संपर्क में लाओ स्टीफन क्रमबद्ध अध्ययन हो गए ना याद सिंपल है कि नहीं है बताओ निखिल सिंपल है कि नहीं है बस लेते हुए निष्कर्ष निष्कर्ष क्या निकाला हमने शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है बिल्कुल ये पहले भी बोला था कि जैसे अभी ये शैक्षणिक परिस्थितियां इसमें मानव का व्यवहार मेरा कैसा व्यवहार है आपका कैसा व्यवहार है उसका क्या कर रहा है अध्ययन करता है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक स्पष्ट शाखा के रूप में विकसित होने लगा थोंडाई को शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है तो शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विशेषताएं देखें तो अप्लाइड साइंस है अर्थात भावी जीवन में जो हम उसके क्या है उपयोगी है ऐसा नहीं है हमने पढ़ लिया केवल थ्योरी में ही काम आया कई सारी चीजें होती है हम केवल पढ़ लिए जैसे हमने इतिहास को पढ़ा अब इतिहास को हम नॉर्मली अप्लाइड साइंस नहीं है 1857 की क्रांति पढ़ी अब हमें कौन सी क्रांति करनी है नहीं करनी है ना तो वो उतना अप्लाइड नहीं है बस हमें पढ़ के वो सेम गलती हम नहीं दोहराएं बस इसी बात है अगर सेम परिस्थिति हो हमें हमारे इतिहास के बारे में पता होना चाहिए लेकिन ये क्या है जब ये पढ़ते हो तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हो आप आगे पढ़ोगे तो आपको काफी इंटरेस्ट आएगा कई बार आपको लगेगा कि ये तो मैं ही हूँ कई बार लगेगा ये मेरे बच्चों पर मैं अप्लाई करूंगी या करूंगा करूंगा तो कम ही है करूंगी वाली ज्यादा होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है मनोविज्ञान के सिद्धांत निश्चित है साइंटिफिक में क्या होता है सिद्धांत निश्चित होते हैं अतः भविष्यवाणी संभव है विज्ञान क्या करती है कुछ चीजों पर करके फोरकास्ट करती है ना भविष्यवाणी करती है प्रिडिक्शन करती है अपनी फोरकास्टिंग और प्लानिंग में फर्क होता है बताइए क्या प्लानिंग समझते हो क्या होती है प्लानिंग जैसे फ्यूचर की आप क्या है योजना बना रहे हो कैसे ऐसे पढ़ना है ऐसे ऐसे सिलेक्शन लेना है ये करना है फोरकास्टिंग क्या होती है हाँ क्या आइडिया लगाना तो प्लानिंग में क्या होता है तो आइडिया तो लगाते हैं योजना बनाते हैं तो ये करते हैं कि लमसम यहाँ जा रहे हैं इतना खर्चा आएगा ये होगा इस समय इतनी भीड़ मिलेगी आइडिया तो उसमें लगा रहे हैं बिना आइडिया लगाए क्या प्लान बनाए जा सकते हैं फोरकास्टिंग फ्यूचर के लिए तो होगी ना हाँ ऐसे ही पूछ रहा हूँ नहीं आए तो कोई ऐसे गिल्ट फील वाली बात नहीं क्या कर सकते हैं प्लानिंग को अप्लाई नहीं करते हैं प्लान बनाते हो उसको क्या करते हो फिर तो फोरकास्टिंग को भी अप्लाई कर लो नहीं करो नहीं करो उसमें क्या बात है ये करेंगे रोगा का क्या मतलब है
निश्चित है फोरकास्टिंग, अनिश्चित और प्लानिंग। प्लान भी तो अनिश्चित ही है। आपने प्लान बनाया था कि मेरी इससे ही शादी होगी, उसने किसी और से कर ली। प्लान तो फेल हो गए ना। तो ऐसे तो देखो, मैं बता ही देता हूँ, प्लान क्या है, एक वाइड टर्म है, फोरकास्टिंग उसका एक पार्ट है। जब अपने 3-4 साल के जो पूरे स्टेटिक्स को लेकर, मेथड को लेकर के क्या होता आया है, उस पूरी मैथमेटिक को लेकर आगे क्या पैटर्न रहेगा उसको बताए, तो उसे बोलते हैं फोरकास्टिंग करना। जैसे मान लो इंडिया टीम है, इंडिया टीम के परफॉर्मेंस को देखकर कि इतना इतना स्कोर बन रहा है, तो इस मैच में इतना स्कोर बन जाएगा, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। पीछे हमने क्या है पूरा देखा है। या फिर शेयर मार्केट में देखना कि मतलब इस टाइम पर ये मार्केट इतना ग्रोथ हुआ, इस टाइम पर ये, पूरी स्टडी करके आगे की ग्रोथ और डाउनफॉल के बारे में बताना, वो क्या होती है, फोरकास्टिंग होती है। ठीक है, जैसे मान लो आप प्लान बना रहे हो कहीं विजिट करने का, उसमें आपने फोरकास्टिंग का मतलब क्या, आपने देखा कि इस समय यहाँ पर होटल के इतने रुपए लमसम होते हैं, तो ये आपको कैसे पता चला लमसम इतने रुपए होते हैं, आपने स्टडी की है कि इस समय सीजन हाई होता है, इस समय डाउन होता है, इस समय होटल की रेट ये होगी, इस समय ये होगी, और उस हिसाब से आपने तय किया, तो वो फोरकास्टिंग है। प्लान का ही एक छोटा सा पार्ट है। प्लान में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, हर जगह फोरकास्टिंग यूज नहीं होती है। तो इसलिए फोरकास्टिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं थोड़े ज्यादा क्या होते हैं, सही होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे हम पेपर, आपको अगर कॉलेज टाइम के पेपर याद होते थे, पिछले 5 साल के पेपर आप उठा के देखते थे, जो क्वेश्चन आयो बच्चों आयो बच्चों आयो बच्चों आयो, वो पेपर में आती, वो क्या थी, वो फोरकास्टिंग। समझ आ गया? तो फोरकास्टिंग छोटा है, प्लानिंग बड़ा है, उसका ही एक पार्ट फोरकास्टिंग। ऐसे ही पूछ लिया। मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, अतः भविष्यवाणी क्या है, संभव है। यह कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है कि ये कार्य है तो इसका ये कारण है ना, इस कारण की वजह से ये कार्य हुआ है। कोई ना कोई, हम कहते हैं ना, आज आप यहाँ बैठे हो उसके पीछे कोई कारण है, ये कार्य कर रहे हो इसके, इसकी वजह से कोई दूसरी नियति में तय हो रहा है। दो चीज भी है, देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाग्य में सब कुछ लिखा है, हर छोटी से छोटी घटना लिखी हुई है, कि मतलब आज आप बैठे हो, आपने आज ये ड्रेस पहनी है, ये भी लिखी हुई है, आप ऐसे कपड़े खरीदोगे, ये भी लिखी हुई है। कुछ ये मानते हैं, जबकि कुछ ये मानते हैं कि हर छोटी चीज नहीं लिखी हुई होती, मूल घटनाएं लिखी हुई होती है, और वो मूल घटनाएं भी प्रभावित हो सकती है आप क्या डिसीजन लेते हो। आज आपने एक डिसीजन लिया, उस वजह से आपके दूसरे डिसीजन प्रभावित होंगे, आपकी लाइफ उससे बनेगी। हर छोटे डिसीजन से आपकी लाइफ में बड़े लेवल पर परिवर्तन आ सकता है। आपने हो सकता है आज कुछ ऐसा ही इतना सा करके कैसे छोड़ा होगा, उसकी वजह से आपकी जान जा भी सकती है और बच भी सकती है। होता है कि नहीं होता है? छोटे छोटे डिसीजन से तो वो आपस में डॉट कनेक्ट करके देखते हैं, तब पता चलता है कि हाँ ऐसा है। बाकी तो देखते रहिए। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, या निरीक्षण व तथ्यों पर आधारित है, या सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या है, यूनिवर्सल है। ऐसे नहीं है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी केवल इंडिया में लागू होगी या केवल बीकानेर में होगी, वो पूरी यूनिवर्स में हर जगह लागू होगी। इसलिए वो क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। साइंस के बारे में जो होता है, साइंस के खुद के सिद्धांत होते हैं, साइंस की साइंटिफिक मेथड होते हैं, वो यूनिवर्सल होती है। वैसे ही सेम टू सेम क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो आपको ये मानना है कि ये क्या है, विज्ञान ही है। फिर बात आती है व्यवहारिक विज्ञान है। इसमें मेन केंद्र बिंदु क्या है, व्यवहार है, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन करना ही है। मानव के व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में यही किया जाता है कि ये ऐसा व्यवहार कर क्यों रहा है। मान लो हमें लग रहा है हमारे देश में, मतलब अभी तक मनोविज्ञान को बहुत ही क्या ले रहे हैं, उस हीन दृष्टि से देखा जाता है। जैसे मान लो हमारा शरीर है वो बीमार पड़ सकता है, तो हमारा मस्तिष्क भी तो बीमार पड़ सकता है, उसका भी तो इलाज होता है। लेकिन अगर बोल दे किसी को कि नहीं तेरा मस्तिष्क थोड़ा बीमार हो गया है, तो क्या मतलब है, मैं पागल हूँ, है मैं पागल थी तुम फिर पड़ने लग गया। ना हम किसी को बोल सकते कि नहीं तेरे मतलब थोड़ी साइकोलॉजिकली दिक्कत है, और ना ही वो स्वीकार कर सकता, जबकि ये नॉर्मल है ना। हमारे तनाव कितना लेते हैं, कितनी सारी लोड चीजें आती रहती है इधर उधर की सारी है, तो हमारा मस्तिष्क भी थक सकता है, वो भी क्या बढ़ सकता है,
बीमार पड़ सकता है, उसे थोड़ी थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है, होती है ना? तो उसे थेरेपी की ज़रूरत है और वो दवाइयाँ किसी और चीज़ की ले रहा है, तो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर कहते हैं कि इसमें तो क्या है, कोई आत्मा आ गई है, कोई भूत हो गया है, कोई ये है। वो भूत वूत तो नहीं होती है, वो चीज़ें दूसरी होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो मेन ऐसा व्यवहार क्यों करता है, उसके कारणों का ही पता लगाना होता है। स्वीकारात्मक है, मानव व्यवहार की व्याख्या करना एवं वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल देना, या चाहिए के स्थान पर क्या है का प्रयोग ज्यादा करता है। चाहिए तो क्या होता है, नियामक होता है, मानकीय होता है। जैसे मान लो हम बोले एक स्टैंडर्ड समाज में ये होना चाहिए, हमारी लाइफ में ये होना चाहिए, उसकी जगह साइकोलॉजी है, क्या अभी है, ये व्यवहार कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या है, क्या चीजें है पर ज्यादा फोकस करता है। तो क्वेश्चन आए कि साइकोलॉजी चाहिए पर ज्यादा फोकस करता है या है पर, तो आप क्या बोलोगे? है पर। क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है, ये अप्लाइड साइंस है, ये स्वीकारात्मक साइंस है, ये ऐसे ख्याली पुलाव नहीं है कि ऐसी चीजें होगी, ऐसा होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि समाज में सब बराबर होने चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो सारे नियामक है, वो मानकीय विज्ञान है ना, एक स्टैंडर्ड साइंस है वो, कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या रियल में वो है? नहीं है, वो चाहिए पर है। लेकिन ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो वर्तमान में अप्लाइड है। जब अप्लाइड है तो वो किस पर फोकस करेगी? है पर। तो चाहिए के स्थान पर वो है शब्द का प्रयोग करती है। सकारात्मक है ही है, पॉजिटिव है ही है, वो हमने देखा ही था। उसके अलावा सामाजिक विज्ञान है, नियम समाज पर लागू किए जाते हैं। साइकोलॉजी के नियम किस पर, आप किसके पार्ट हो, समाज किससे बना है, क्या ये समाज नहीं है क्या? यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग है ना, मतलब समुदाय से आने वाले लोग हैं, तो ये तो समाज का एक रैंडम है, रैंडम सैंपल है। तो साइकोलॉजी लागू किस पर की जाएगी? समाज पर। तो सीधा सीधा एकदम इजी इजी चल रहा है ना, ज्यादा इजी हो गया, आप बोर होने लग गए इससे। इतना इजी कोई होता है क्या? या समझ ही नहीं आया तो इजी भी। इसका संबंध शिक्षक शिक्षण और विद्यार्थी तथा कक्षा कक्ष के वातावरण से है ही है, मेरे से, आपसे, इस माहौल से। क्या इतने तक ही है क्या ये साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, या इससे बाहर भी है? बाहर भी है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा कक्ष की परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। केवल यहाँ तक सीखो वही एजुकेशनल नहीं है, आप समाज में भी तो सीख रहे हो, वो भी तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही आ रहा है पार्ट। सही बात है। यह अनुप्रयुक्त अप्लाइड विज्ञान है के साथ साथ व्यवहारिक तथा सामाजिक विज्ञान है, किंतु क्या नहीं है, प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस वही होती है जिसके रिजल्ट हमेशा क्या आते हैं, सेम आते हैं। साइकोलॉजी के रिजल्ट हमेशा सेम आए जरूरी नहीं है। एक बच्चे पर जो आप एक्सपेरिमेंट करो उसमें उसके रिजल्ट कुछ और हो सकते हैं, दूसरे बच्चे पर थोड़े वो अलग हो सकते हैं। हाँ, रिजल्ट नॉर्मली यही आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम टू सेम रिजल्ट ही आए, क्योंकि ये शुद्ध विज्ञान नहीं है, ये सॉफ्ट साइंस है, कोमल विज्ञान है, कठोर विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा को विषय केंद्रित के स्थान पर क्या कर दिया है, बाल केंद्रित कर दिया है। पहले विषय केंद्रित था, जैसे मान लो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो केवल सब्जेक्ट की बात हो रही है। अब ये देखा जा रहा है कि क्या जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ आ रहा है क्या, क्या प्रियंका आपके समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, ऐसे ऐसे कर रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हैं, सर दर्द कर रहा है, गर्मी लग रही है। तो देखो, मेन यही तो है, यही चीजें बताई जाएगी आगे क्षेत्र में। एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र कौन कौन सा है, कक्षा कक्ष का वातावरण, वो भी क्या होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए, अदरवाइज एजुकेशन क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, प्रभावित होती है। और ये इस वजह से ये सारा विकासशील है, डेवलपिंग है। डेवलपिंग कैसे है कि इसमें निरंतर नए नए क्या है, अन्वेषण, मतलब रिसर्च होती जा रही है ना, नए परिवर्तन अनुसंधान होते रहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों को एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण। देखो इंग्लिश ही वास्ते लिखी है में, है नहीं, ताकि आपको इतना शुद्ध हिंदी नहीं समझ आए तो आप कह सकते हो, बाय कलेक्टिंग रिसर्च रिजल्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट gain better understanding about the nature of the child and develop a modified method of investigation। क्या लिखा है पूरा इंग्लिश में, ये वास्तविक लिखा है, कलेक्टिंग रिसर्च रिजल्ट
अनुसंधान के जो रिजल्ट्स है, एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट है गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि भाई अगर वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड अप्लाई किए, जैसे मान लो मेरे पास कोई स्टूडेंट आया और वो एकदम ही ऐसे था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं एक उसको सीधे ही डिक्लेयर कर दूं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जड़ बुद्धि है, ये कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता, ये मैं डिक्लेयर करूं, इससे ज्यादा सही रहेगा कि उस पर मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए रिसर्च करूं, उसको मैं अकेले में समय दूं और उसको मैं अलग अलग मेथड से पढ़ा के देखूं कि इसको किस में इंटरेस्ट आ रहा है या इसको पर्टिकुलर किस काम में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर ये जॉब के लिए, जरूरी नहीं है हर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए बना हो, इन स्टडी के लिए बना हो सकता है उसका वो किसी और के लिए बना हो। जो बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, जो बहुत ज्यादा खेलने में फोकस करते हैं, पढ़ते नहीं है, वो हो सकते हैं अच्छे लीडर बने। कई बार देखा गया है, जो खुद बहुत ज्यादा स्टडी में किताबी कीड़े नहीं थे, वो इधर उधर उछल कूद मस्ती करने वाले, कई बार बहुत अच्छे खिलाड़ी बने, कई बार बहुत अच्छे क्या बने, लीडर बने। अब उसकी उछल कूद को कहकर मैंने सीधे ही स्टीरियोटाइप सोच रखते हुए, रूढ़िवादी सोच रखते हुए मैंने ये कह दिया कि तेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो क्या गलत है कि नहीं है? तो उस पर मेरे को क्या करना चाहिए? रिसर्च करनी चाहिए। ये बोल रहा है ना, बाय कलेक्टिंग रिसर्च रिजल्ट, रिसर्च के रिजल्ट को कलेक्ट करेंगे तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होंगे गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे अबाउट द नेचर ऑफ द चाइल्ड, उस चाइल्ड के जो उसका नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, एंड डेवलप मॉडिफाइड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, कि उसको और इन्वेंशन मतलब वो इन्वेस्टिगेशन है जो आपका है, ठीक है ना। अ, आप पूछ रहे थे ना ये क्या है इन्वेस्टिगेशन, तो मतलब और मेथड आप डेवलप कर पाएंगे कि इसको और कैसे अच्छे से समझाया जा सके, पढ़ाया जा सके। तो वो कब होगा? जब हम पर्टिकुलर किसी चाइल्ड पर करेंगे। जैसे मान लो मैंने पढ़ाया और आप में से कोई आए और आकर मेरे को बोला कि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैं उससे बात करूं तो मेरे को पता चलेगा इसको नहीं समझ आने का कारण क्या है। हो सकता है किसी को हिंदी समझ नहीं आई हो, किसी को मैं मान लो मारवाड़ी में पढ़ा दिया, वो शब्द नहीं समझ आए हो सकता है किसी के कोई और लोचा है ना, हो सकता है ना, किसी को समझना ही ना हो, गराड़ा ठोकर भेजा है, टीम भी हो सके। लास्ट वन देखते हैं अपने, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र देखते हैं। इजी इजी है, ये पूरे होते ही ऑलमोस्ट है, क्या हो जाएगी, है ना, इतना ही है ना। हाँ, उपयोगिता तो कुछ है ही नहीं। फिर आपको लिखना है आपके विचार में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि आप भी तो कुछ थिंकर से साथ बज रही है, भले ही बजो तो। और शिक्षा मनोविज्ञान को क्षेत्र तो पढ़ा हमारा चैप्टर पूरा हो जी ये बोर ना वो है। काल तो छुट्टी रह जी नहीं, काल मेरा डबल ड्यूटी है, खाली टेस्ट टेस्ट है। देखो एकदम सिंपल है, शिक्षार्थी का ध्यान रखना है, दी लर्नर। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन आएगा? एक तो आप सब आओगे, एक क्या आएगा, जो हम सिखा रहे हैं उसकी प्रोसेस आएगी, प्रक्रिया आएगी, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है, एक बार आपको बता रहा हूँ। एक जो सीखने की परिस्थिति है, जो इन्वायरमेंट है, जो कंडीशंस है, जो क्लासरूम की है, ऐसे चल रही है कि नहीं चल रही है, गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही है, ये सारी। एक आएगा कि मेजरमेंट कैसा है, मैं टेस्ट कैसे ले रहा हूँ, वो होना बहुत जरूरी है, अगले दिन आते ही पूछ लिया, क्लास टेस्ट ले लिया, ये कर लिया, वो मेजरमेंट है। और उसके अलावा मेंटल हेल्थ के बारे में कि मेरी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी कैसी है। मान लो मैं पूरे दिन सुबह से मैं कॉलेज गया हूँ, कॉलेज के बाद एक क्लास ली, अब दूसरी क्लास ली है, और मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई है कि मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, तो आप कुछ भी पूछते हो मैं चिढ़ जाता हूँ, तो फिर वो मैं सही से क्या नहीं कर पाऊंगा, अपनी जो बात को है, एजुकेशन को आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। राइट और रॉन्ग? केवल अभी आपको केवल देखना देखना है और कुछ ही नहीं करना है ना। मेरे को पता है आपको बढ़िया नहीं लगता है इतना पढ़ना, लेकिन फिर भी आप कुछ अद्भुत तभी कर पाते हो जब आप अपनी लिमिट से आगे जाते हो, है ना। जब तक आप अपनी लिमिट से नीचे ही रहोगे तब तक आप कुछ अद्भुत नहीं कर पाओगे। आपको लगे कि यहाँ पर मेरी लिमिट समाप्त होती है, उससे आप 2 कदम एक्स्ट्रा चलो, तभी आप कुछ क्या है, नया कुछ रिकॉर्ड तय कर पाओगे, कुछ नया कर पाओगे। अदरवाइज आप हमेशा वैसे ही रह जाओगे, है ना, रिकॉर्ड्स के नीचे वाले। तो वो आप पर है। तो शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। कोई भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया तब तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक
कि वर्ग में शिक्षार्थीगण उपस्थित ना हो, आप आओगे ही नहीं तो मैं क्या आपको सिखा पाऊंगा? आप तो आए हो लेकिन आप केवल शारीरिक रूप से आए हो, मानसिक रूप से आप कहीं और हो, तो क्या मैं सिखा पाऊंगा? नहीं सिखा पाऊंगा। शिक्षार्थी के विकास का अध्ययन करते समय शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी के कुछ खास खास विकास, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक, जो ये एक तरह से मानसिक विकास से रिलेट करता है ना, इमोशनल डेवलपमेंट, है ना, सामाजिक विकास, ये सारे विकास पर बल देना चाहिए। तो मेन ले दे के यही है, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जो अपने इस हिसाब से वर्णन किए हुए हैं, जिसमें 5 क्षेत्र आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन आता है? शिक्षार्थी स्वयं। फिर दूसरी आती है क्या? सीखने की प्रक्रिया या स्वरूप, कैसे सीखें? तो 2 चीजें होती है, एक तो होती है लिखना, बातचीत करना, ये सब है जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लटकारे भर रहे हो, हाँ हाँ। अब आप अपने मन के अंदर क्या सोच रहे हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, है ना, आप क्या अपनी धारणा बना रहे हो, क्या मैं उसको सीधे तौर पर ऑब्जर्व कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे को आपसे अलग से क्या करनी पड़ेगी? बातचीत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, तब मेरे को पता चलेगा, है ना। तो सीखने की प्रक्रिया है, शिक्षार्थी सीखते समय जो भी प्रक्रियाएं करते हैं उसे सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। जो आप प्रोसेस कर रहे हो, जो प्रक्रिया कर रहे हो, सीखने की कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। जैसे राइटिंग, अब मैं बोल रहा हूँ और आप नोट्स लिख रहे हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आपने क्या लिखा है। जैसे बातचीत करना, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको बताया, तो मेरे को पता चल रहा है आप कितने एक्टिवली हो, कितने नहीं हो, आपको समझ आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है ना, आदि। लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया पर अधिक से अधिक प्रभाव वो भी डालती है। जैसे थिंकिंग क्या है, आप क्या सोच रहे हो, प्रत्यक्षण क्या कर रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है, समझ क्या बन रही है, उसे बोलते हैं। आपको स्मरण और विस्मरण कितना हो रहा है, कितना आपको याद रह रहा है, कितना भूल रहे हो। अब मैं सीधे तौर पर बता सकता हूँ क्या? मैंने पढ़ा दिया, मैं बोल सकता हूँ क्या कि आपको इतना याद हो गया, आपको 50% याद हुआ है, आपको तो 40% ही हुआ है, 30% तो बस ही है, 20% बाल ऐसे ऐसे करने में रह गए। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? अरे बताओ। नहीं बोल सकता ना। मेरे बोलने से क्या होगा? क्या एग्जैक्ट डाटा आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। मैंने मान लो किसी के फेस को देखकर मैंने कहा कि इसको तो पक्का सब कुछ समझ आ गया, और उसका फेस ऐसे ही था, और उसको समझ आ ही नहीं रहा था भाई साहब, केवल हाँ उत्तेजित। कई बार होता है ना कि कोई क्लास में स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, और फिर वो सोचता है सर को अच्छा लगेगा, सर फिर उसे ही खड़ा कर देता है कि ये समझाएगा। फिर वो बोलते हैं यार इससे अच्छा तो मैं थोड़ा डाउन ही रहता। तो इसको हम तो सीखने की परिस्थिति में 2 है, एक जिसे डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है, एक जिसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ऑब्जर्व किया जा सकता है वो क्या है? देखना, जो लिख रहे हो, जो आप बातचीत कर रहे हो, वो सब है ना। जबकि जो नहीं किया जा सकता है, जैसे याद क्या किया, अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है, कंसेप्ट क्या क्लियर हो रहे हैं। सीखने की परिस्थिति, वो क्या क्या आएगा, ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट है ये। शिक्षा मनोविज्ञान का तीसरा प्रमुख केंद्र कौन सा है? सीखने की परिस्थिति है जिसमें सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये परिस्थिति है ना, ये सिचुएशन ही है, ये चल रही है, इसमें लर्निंग सिचुएशन में क्या हो रही है? सीखने की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इसमें शिक्षक की मनोवृत्ति सीखने की परिस्थिति में आएगी, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये हम खोटा कर देंगे। क्वेश्चन आता है, शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षक का जो मैं टीचर हूँ, मेरा एटीट्यूड किस में डाला गया है, कौन से क्षेत्र में डाला गया है? ये सिचुएशन में डाला गया है। परिस्थिति क्या है? मनोवृत्ति है, क्लासरूम की परिस्थिति है। अच्छा, मनोवृत्ति का क्या हुआ? वो इन्होंने डाला है, ये वैज्ञानिक महोदय है ना, इन्होंने डाला है, तो हमें याद करना पड़ेगा कि ये इसी में ही जाएगी, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर इसी को ही उठा के पूछता है कि जो ऐसे लगे ना कि भाई ये इससे तो मैच नहीं खा रही है। क्वेश्चन क्या आएगा? शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षक का जो एटीट्यूड है शिक्षा के क्षेत्र में किस क्षेत्र में संबंधित है? तो वहां पर आएगा, है ना, शिक्षार्थी लर्नर। फिर आएगा सीखने की प्रक्रिया, तो हम तो किस में टिकाएंगे? प्रक्रिया में ही सिखाएंगे, परिस्थिति में हम कैसे ही नहीं टिकाएंगे। लेकिन आंसर क्या होगा? परिस्थिति। ये खतरनाक बनता है, क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, आप दिशा देखोगे तो मिलेगा। वर्क क्लास की परिस्थिति, क्लास कैसा है उसकी परिस्थिति। स्कूल की सामूहिक आबोहवा, इमोशनल क्लाइमेट कैसा है। मान लो अभी हमारा सही है, बाहर की टीन टांग की आवाज नहीं है, आसपास चीजें नहीं है,
है ना। तो वो सारी चीजें मैटर करती है। अगर मान लो यही क्लास हो, छोटी छोटी गलियां हो, है ना, कोई साफ सुथरा ना हो, बीच में ही कोई आपको मतलब जाते हो तो आपको अजीब सा ही फील होता हो कि अंदर 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 अंधेरे में जाते जा रहे हैं, वहां जाके कोई क्लास हो रही है ना। बाहर गायां भैंसियां बैठी है, हाँ ढूंढ कर है, बकरियां हैं, भींगड़ा मा करते आओ, फिर स्मेल तक आ रही है कने कोई ढाबे है तो फिर मतलब थमका मत थमका है, और वाह फिर सुरमा आ रही है, क्या ते पढ़ पाओ है। भूख लाग जी नहीं, पीछे मान लो यहाँ शीरे की खुशबू आ रही है, रेकर डोसा रही आ रही है, अभी इसी बोलूं तो इधर हालत खराब हो रही है भूखा की। तो ये आदि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सब कारकों से सीखने की परिस्थिति का निर्माण होता है। जब सीखने की परिस्थिति इस प्रकार की होती है जिससे शिक्षक की मनोवृत्ति अनुकूल होती है, ये मनोवृत्ति इस हिसाब से लिया गया है कि अगर परिस्थिति सही होगी, सब सही होगी, तो जो मेरा एटीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, अनुकूल होगा, तो आपका एटीट्यूड भी क्या होगा, अनुकूल होगा। अब मान लो मैं आया हूँ ऐसे आकर एकदम थका हारा डील के पटके, भाई पूरा दिन ठीक है मैंने काम किया है, मेहनत की है, आपको जितनी गर्मी लग रही होगी उतनी मेरे को लग रही होगी, सुबह 7 बजे हम निकल जाते हैं कॉलेज के लिए, सारा करके, और ये मेरा एकदम एंड है, पूरा निचोड़ लिया गया उस टाइम का है ना मेरा। और अगर मान लो मैं वो फील करा के पढ़ा हूँ और एकदम ऐसे करूँ देख लो ये, तो फिर आपका ही अपने आप ही क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मैं जितने मेरी आवाज में जितनी जोश रहेगा, जितने मेरे हाव भाव में जोश रहेगा, उतना ही आपकी लर्निंग क्या होगी, इफेक्ट होगी। यस और नो। यस। कमरा कितना साफ सुथरा है, बैठने में आरामदायक कितना है, बहुत ज्यादा आरामदायक हो जाता है तो नींद ले लेते हो, है ना। तो ये सारी चीजें लाभप्रद होते हैं। और साफ सुथरा होना चाहिए बैठने की जगह, बेतुकी या आबो हवा गर्म होती है ना, जिसमें पसीना बहुत ज्यादा, ये पंखे तो है मतलब पंखे ना हो एकदम गर्मी हो तो नहीं पढ़ा जा सकता। और फिर क्या है, ऐसी जगह जो यहाँ पर सुविधा नहीं होती है तो टीचर एक डायलॉग मार देते हैं, है ना, जो क्या पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, है? टीचर ही है, वही पढ़ा तो रही है। मापन है वो, मूल्यांकन, मापन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। बुद्धि का हो सकता है, अभिरुचि का हो सकता है, मनोवृत्ति का हो सकता है, अभिक्षमता का, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एट्रीब्यूट, जितने भी है उन सब का क्या हो सकता है, मापन हो सकता है, करना चाहिए। और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी। उपयोगिता आपको पता ही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। विषय वस्तु के चयन में आत्मज्ञान, छात्रों को जानना, ये सब उम्मीद है कि याद हो गया होगा। केवल अदर फैक्ट में 4 लाइनें देख लो, फिर आप घर मैं भी घर। डेकार्ट क्या बोलता है, बढ़िया बढ़िया लाइन है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। डिकार, मैं सोचता हूँ मेरा पेट फुल हो गया इसलिए मैं हूँ, याद रहेगा। डेकार्ट, अरे याद रहेगा क्या। क्रो एंड क्रो बोल रहा है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी। क्या 20वीं शताब्दी में बालक कागले नहीं उड़ाएंगे, वो अपनी मर्जी से काम करेंगे। 20वीं शताब्दी किसकी होगी, कागलों की नहीं, बालकों की, क्या कागलों की होगी। रूसो क्या बोल रहा है, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को क्या है, करना चाहिए। कि बालक रूस जाए तो ऐसे नहीं आप ही रूस जाओ, वो पुस्तक के समान है, उसका अध्ययन करना चाहिए। और सुकरात तो सबसे अच्छी बात बोलता है, ये बात मैं कई बार यूज लेता हूँ कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का पता है। जिसको अपने अज्ञान का पता हो जाए उससे बड़ा ज्ञान कुछ हो ही नहीं सकता। हमें लोगों के तो अज्ञान का, लोगों की कमियों का तो पता रहता है, लेकिन हमारे खुद के अंदर कितनी सारी कमियां हैं वो हम क्या बोलते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से ही दिक्कत आती है। तो अब आप जा सकते हैं, मेरे को पता है नोट्स मिले तब इसमें आपको लिखना जरूर है आपके विचार में मनोविज्ञान क्या है। थैंक यू।